अब हम लोग देखेंगे एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। जैसा कि हम लोगों ने एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। आइए रेखाचित्र 4.9 को देखते हैं। तो यहाँ जो रेखाचित्र 4.9 है, इसमें क्या है, एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को दिखाने की कोशिश किया गया है। यानी कि यहाँ जो है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र के बारे में हमें जानकारी दे रहा है ये रेखाचित्र 4.9। यानी कि रेखाचित्र 4.9 को देखते हैं तथा फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति करते हैं, उन्हें उत्पन्न करेंगे। अल्पकालीन स्थिति की भांति, यानी कि अल्पकालीन की स्थिति की तरह हम इस व्युत्पत्ति को भी दो वर्गों में यानी दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर निर्धारित करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म के जो निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर निर्धारित करते हैं, और उस समय निर्धारित करेंगे जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर हो। ये पहली स्थिति, जब बाजार कीमत क्या होगा, न्यूनतम औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होगा। तत्पश्चात उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्धारण करेंगे जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम हो। मतलब दो बार हम लोग फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण ज्ञात करेंगे। पहला, जिस समय कीमत औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होगी, और दूसरी बार जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम होगी। तो स्थिति 1 पर पहले चर्चा करेंगे। स्थिति 1, जिस समय क्या होगा, कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा बराबर है। तो देखिए, मान लीजिए बाजार कीमत P1 है। बाजार कीमत क्या है, P1। तो ये देखिए बाजार कीमत P1। तो ये कीमत रेखा को दिखाने की कोशिश किया है। जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है। अब यहाँ देखिए, ये जो ग्राफ है ये दीर्घकालीन औसत लागत का है, तो इसकी न्यूनतम यहाँ पर हुई, तो उससे कहीं ना कहीं तो ज़्यादा तो है पी की कीमत। जो पी का जो मान है, देखिए ये इसकी मान इतनी ऊपर में है, और यहाँ पर जो दीर्घकालीन औसत लागत का था वो नीचे है। तो क्या देखते हैं कि बाजार कीमत P1 है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है। P1 पर बराबर करके दीर्घकालीन सीमांत लागत के साथ दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग को करने से हमें निर्गत स्तर Q1 प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, P1 पर ये जो P1 है, अब उसको क्या करते हैं, बराबर करके दीर्घकालीन सीमांत लागत के साथ। तो ये देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत बराबर ये दोनों यहाँ पर आता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत और कीमत देखिए यहाँ पर बराबर आता है। तो जब हम लोग इस वक्र को आगे बढ़ाते हैं तो हमें वो निर्गत स्तर कहाँ प्राप्त होता है, हमें निर्गत स्तर जो प्राप्त होता है देख सकते हैं, हमें यहाँ ये निर्गत स्तर जो है Q1 प्राप्त होता है। यह भी ध्यान दीजिए कि Q1 पर दीर्घकालीन औसत लागत बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं होता। देखिए इस बात को यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि Q1 पर ये जो Q1 जो निर्गत है, Q1 पर जो दीर्घकालीन औसत लागत जो है, यहाँ पर देखिए Q1 पर ये दीर्घकालीन औसत लागत यहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा। अगर दूसरे रंग से दिखाएं तो देखिए ध्यान से, इस बिंदु पर होगा। दीर्घकालीन औसत लागत बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये तो बाजार कीमत ऊपर में है, उससे नीचे ये आ रहा है। अतः सभी तीन शर्तें जिन पर हम लोग खंड 3 में प्रकाश डाला है, हम लोग पढ़ चुके हैं शर्त पर कि लाभ अधिकतमीकरण के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। हम लोग 3 शर्त पढ़े हैं, तो खंड 3 में हमने प्रकाश उस पर डाला है।
तो उन शर्तों को अगर देखें तो Q1 पर संतुष्ट होती है, क्योंकि Q1 ही वो बिंदु है जहाँ पर Q1 ही वो निर्गत मतलब निर्गत का मान, और इसी पर जो बिंदु यहाँ जो प्राप्त हुआ है कीमत का, तो कीमत की वैल्यू देखिए औसत लागत से अधिक है। और जब कीमत दीर्घकालीन में औसत लागत से अधिक होता है तभी वो स्थिति होती है जब तभी वो स्थिति होती है जब क्या होता है, बाजार अधिकतमीकरण यानी लाभ अधिकतमीकरण देखने को मिलता है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि खंड को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो Q1 निर्गत पर इस बात की संतुष्टि होती है कि यही निर्गत स्तर है जहाँ पर बाजार कीमत जो है दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है, और यही सिचुएशन पर क्या होगा, इसी सिचुएशन पर, इसी स्थिति पर लाभ अधिकतमीकरण देखने को मिलता है। अतः जब बाजार कीमत P1 है तो फर्म दीर्घकाल में Q1 के बराबर निर्गत की पूर्ति करती है। मतलब जिस समय बाजार कीमत क्या होगी, P1 होगी, उस समय फर्म जो है दीर्घकाल में Q1 के बराबर निर्गत की पूर्ति करती है। अब बात करते हैं स्थिति 2 पे। जब क्या होगा कि कीमत जो होगा न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम होगी, तो क्या होगा। तो पहले पुनः एक बार हम लोग फिर से रेखा चित्र में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो P2 जो कीमत है, आप देख सकते हैं कि दीर्घकालिक जो औसत कीमत, औसत लागत जो है, कीमत नहीं, दीर्घकालीन औसत लागत से देखिए जो बाजार की जो कीमत है वो उसे नीचे आ रही है यहाँ पर, क्योंकि P2 जो है देख सकते हैं नीचे है उसका। मतलब P2 अगर कीमत मानते हैं बाजार कीमत, तो उसकी जो वैल्यू है वो देखिए दीर्घकालीन औसत लागत से कम से नीचे आ रहा है। तो इसी पर विचार करेंगे। तो मान लीजिए बाजार कीमत P2 है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। देखिए दीर्घकालीन जो है औसत लागत का न्यूनतम यहाँ पर आ रहा है, तो उससे भी देखिए इसकी वैल्यू कम है क्योंकि P2 नीचे में आ रहा है। हमने तर्क दिया है खंड 3 में शर्त 3, उसको ध्यान से देखिए कि यदि एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म दीर्घकालीन स्थिति में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है तो बाजार कीमत P2 उस निर्गत स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होती है। देखिए हम लोग खंड नंबर 3 में शर्त को पढ़े हैं कि अगर कोई फर्म दीर्घकालीन स्थिति में है तो वहाँ उस फर्म को लाभ अधिकतमीकरण के लिए जो बाजार कीमत होनी चाहिए वो दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। किंतु यहाँ पर क्या देखते हैं, ऐसा तो नहीं देखते हैं। परंतु रेखाचित्र 4.9 में देखिए कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तर के लिए दीर्घकालीन औसत लागत P2 से स्पष्ट अधिक है। मतलब यहाँ क्या देखते हैं कि औसत लागत जो है दीर्घकालीन औसत लागत कीमत से ज़्यादा है सभी वैल्यू पर। देखिए दीर्घकालीन के किसी भी निर्गत स्तर पर देखिए ये तो हमेशा कीमत से ऊपर ही आ रहा है ये ग्राफ सभी वैल्यूज़ पर। वो चीज़ यहाँ पर लिखा है कि रेखाचित्र 4.9 में देखिए कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तर, कोई भी वैल्यू निर्गत स्तर का, सभी पर क्या देखते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत P2 से अधिक है, स्पष्ट अधिक है, क्योंकि ग्राफ ऊपर में है। दूसरे शब्दों में यह स्थिति संभव नहीं है कि फर्म एक सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करे। देखिए अगर ऐसी स्थिति रहा तो जाहिर सी बात है कि फर्म जो है वो सकारात्मक निर्गत की पूर्ति नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि यह उन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है जब लाभ अधिकतमीकरण के लिए चाहिए। और लाभ अधिकतमीकरण के लिए क्या होता है, अगर वो दीर्घकालीन स्थिति में है तो कीमत हमेशा क्या होनी चाहिए न, औसत लागत जो है
औसत लागत से या तो अधिक होनी चाहिए कीमत या तो उसके बराबर होनी चाहिए दीर्घकाल में। तो इससे क्या होगा, अतः जब बाजार की कीमत P2 है तो फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करती है, कोई निर्गत उत्पादन नहीं करेगा, शून्य निर्गत उत्पादन करेगा। तो स्थिति 1 तथा स्थिति 2 को मिलाकर हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर अथवा उसके ऊपर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग है। देखिए ध्यान से, इन दोनों स्थिति 1 और स्थिति 2 को मिला दिया जाए तो एक फर्म का जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो होता है वो दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर अथवा उसके ऊपर, ऐसे उसके ऊपर उठेगा। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ा हुआ भाग है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से मिलाए तो पूर्ति वक्र क्या होगा, दीर्घकालीन फर्म का पूर्ति वक्र जो होता है वो दीर्घकालीन औसत लागत से स्टार्टिंग होता है और सीमांत लागत के बढ़े हुए भाग होते हैं, ये वाला होता है जिसको हम मोटी लाइन से दिखा रहे हैं। ये है दीर्घकालीन फर्म के लिए पूर्ति वक्र। पुनः दोहराना चाहेंगे, एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर, यानी कि औसत लागत के बराबर अथवा उसके ऊपर, उससे ऊपर दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र का बढ़ा हुआ भाग, ये दीर्घकालीन का ही है, बढ़ा हुआ भाग होता है। लेकिन न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत शून्य है, मगर इससे अगर कम लेंगे तो फिर शून्य होगा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम सभी कीमतों पर क्या होगा, निर्गत शून्य है, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट होगा। रेखाचित्र 4.10 यानी कि यही चीज़ जो दिखा रहे हैं, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को मोटी रेखा से दर्शाया गया है। मतलब जो यहाँ भले नहीं दिख रहा, मैं बता रहा हूँ, ये वाला चीज़, यही चीज़ है दीर्घकालीन में पूर्ति वक्र।